गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईडीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। पोर्टफोलियो रिव्यू। आइए चलते हैं, हम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं। देखिए, पोर्टफोलियो रिव्यू करना टाइम टू टाइम बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, हमारे दो डीमेट अकाउंट हैं। एक है जीरोधा के अंदर, दूसरा है एम स्टॉक के अंदर। ठीक है। दोनों में ब्रोकरेज जीरो है और एम स्टॉक के अंदर भी ब्रोकरेज जीरो है। ठीक है, दोनों के अंदर जीरो है। दोनों को हमने ईटीएफ ट्रेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए हो सकता है कि हम थर्ड कोई इसके अलावा हम तीसरा डीमेट अकाउंट यूज़ करेंगे। तीसरे के बाद हम चौथा यूज़ करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। कोई हम डीमेट अकाउंट ऐसा भी लेंगे जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म के लिए हम अपने पोर्टफोलियो को डेवलप करेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी फिलहाल क्या है, ये ट्रेडिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे जो पोर्टफोलियो है इसके अंदर टोटल ईटीएफ ही आपको दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है, ईटीएफ ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे ईटीएफ ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ आई है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि अभी हम सेफ हैं। अभी हम सेफ नहीं है। जब तक कि मेरा ये 7.07%, 3% पे जब तक नहीं आएगा, यानी कि 4% जब तक मार्केट ऊपर की तरफ नहीं आएगी, तब तक हम नहीं कह सकते कि ये मार्केट कभी भी नीचे जा सकती है। ठीक है। तो फ्लक्चुएशंस होती हैं, बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशंस होती है। आपने देखा होगा कि 2.5% लास्ट वीक 2.5% के आसपास ये गिर गया था, मार्केट गिर गई थी, और उसके बाद ये धीरे धीरे करके ऊपर आई मार्केट, और उसके बाद एकदम से झटका दिया मार्केट ने। तो मार्केट क्या करता है कि अब जैसे 7% ये हो गया, 2.5-3% के आसपास है ना, एकदम से झटका दे देता है। ठीक है। तो अभी हम कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। समझ रहे हो फ्रेंड्स? पोर्टफोलियो रिव्यू में अभी हमने जितने भी ईटीएफ है, सभी ईटीएफ को हमने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, अभी हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी हमने होल्ड किया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर निफ्टी 20 -1, मतलब 2% के आसपास माइनस चल रहा है। ठीक है। तो काफ़ी कुछ कवर हो गया इसमें। उसके बाद है हमारा जो मेन जो फंड है, वो लगा हुआ है सीपीएससी के अंदर। तो सीपीएससी के अंदर भी काफ़ी कवर हो गया है। सिर्फ 6% के आसपास बचा हुआ है। देखते हैं, अगर 2%, 3% के आसपास अगर ऊपर आ जाती है मार्केट, तो इसका मतलब है कि हम ये सोचेंगे कि हम सेफ जोन में आ गए हैं। और हम वेट करेंगे, इंतजार करेंगे कि इसको ये ग्रीन हो जाए। और ग्रीन होने के बाद हम इसको देखते हैं कि कितने सिचुएशन के हिसाब से हम देखेंगे कि कितने प्रॉफिट में हमें इसको निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो, प्रॉफिट के लिए फ्रेंड्स होल्ड तो करना ही पड़ता है। और ये जो डीमेट अकाउंट है, ये हमने ईटीएफ ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद है जीरोधा। जीरोधा की अगर हम बात करें, ये वाले अकाउंट की बात करें, तो यहाँ पर भी एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। 1.65% की रिकवरी है। ठीक है। अभी हमें एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम ये जो 9% है ना, 9.5% के आसपास है, ये अगर ये 6% के, यानी 4% अगर और ऊपर आ गया ना, तो फिर हम ये समझेंगे कि भाई हम सेफ जोन में आ गए। समझ रहे हो फ्रेंड्स? हम सेफ जोन के अंदर आ गए। ठीक है। तो हमारा जो पोर्टफोलियो अभी हमने होल्ड करके रखा हुआ है, ये सारा होल्ड करके रखा हुआ है। अभी हमने कोई भी वो नहीं किया है, इसके अंदर कोई भी हमने फेरबदल नहीं किया है, हमने कोई भी एग्जिट नहीं किया। मार्केट चाहे नीचे की तरफ कितना भी चला जाए। ठीक है। ईटीएफ में एक चीज खास बात ये होती है कि ईटीएफ कभी भी जीरो नहीं होता। और हमने एक बड़ा पोर्टफोलियो बना के, ठीक है, एक बड़ा पोर्टफोलियो बना के रिस्क मैनेजमेंट किया है। देखो, ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एक्चुअली क्या होता है कि आपका बहुत सारा फंड लग जाता है इसके अंदर। प्रॉब्लम ये है। ठीक है, इसीलिए ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं होना चाहिए पोर्टफोलियो, हमने ओवर डाइवर्सिफाइड कर दिया। निफ्टी 20 की अगर हम बात करेंगे, तो ये 1.44 का जो रिटर्न है। ठीक है, ये डे चेंज में आज ये प्लस आया है। तो आपका, अगर आप देखेंगे निफ्टी 20, तो ये -4.17 के आसपास है अभी। तो अभी ये माइनस है। ठीक है, देखते हैं कि कब इसकी रिकवरी होती है। तो अभी इंतजार कर रहे हैं रिकवरी का, कि कितनी रिकवरी होती है, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, लेकिन हम फॉर द टाइमिंग हम इसको होल्ड करके रखेंगे। ठीक है। सीपीएससी हो गया हमारा। सीपीएससी के अंदर भी अच्छी खासी रिकवरी है। तो ये इस वाले पोर्टफोलियो के अंदर -8.5% के आसपास माइनस है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईटीएफ के अंदर होल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हमने होल्ड किया है, हमने इंतजार किया। ये जो आपको माइनस नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये प्लस भी होंगे। और जब ये मार्केट प्लस होगी ना, तो सारे के सारे आपको प्लस 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 होते हुए दिखेंगे। ठीक है। तो ये अभी हमने होल्ड किया है। तो मैंने दोनों पोर्टफोलियो का ये रिव्यू किया है कि अभी हमें सिर्फ इसको होल्ड करना है, अभी हमें इन्वेस्टिंग नहीं करना है इसके। ठीक है, इन्वेस्टिंग हम तब करेंगे जब ये 2, 2.5, 3% और नीचे गिर जाए, यानी कि 9.5% है, 2.5% ये और गिर जाए, यानी कि 12% से ऊपर अगर ये नीचे गिरता है, यानी 2.5% के आसपास अगर ये और गिर जाता है, तो हम फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम लेंगे, जो हमने आइडेंटिफाई किए थे उन ईटीएफ के अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हमने जीटीडी ऑर्डर भी लगाए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स।
तो रिकवरी होती है और रिव्यू भी करना चाहिए, ठीक है। गोल्ड बीज से हमारा ये देखिए, ये 4.41% का रिटर्न दे रहा है, 313 रुपये का रिटर्न। ये 500 रुपये अगर हो जाएगा तो हम इसमें से निकल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो रिकवरी धीरे धीरे करके बनेगी, एकदम से कोई भी रिकवरी एकदम से नहीं होती है। और हमारा जो पोर्टफोलियो माइनस हो गया था 10% के आसपास, तो रिकवरी में तो टाइम लगेगा फ्रेंड्स, ठीक है। हो सकता है कि आपका भी माइनस होगा पोर्टफोलियो, अगर आपने लास्ट 6 मंथ्स के अंदर अगर आपने इन्वेस्टिंग की होगी तो हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो माइनस हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर ईटीएफ में इन्वेस्टिंग किया हुआ है तो आपको आप होल्ड कर सकते हो उसको लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन दोनों का मैंने आपको बता दिया रिव्यू करके। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जीटीटी ऑर्डर में हमने क्या क्या लगा रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, जीटीटी ऑर्डर के अंदर हमने आपने देखा होगा कि हमने ईटीएफ के शोले नाम से हमने 30 ईटीएफ लिए थे, और 30 ईटीएफ के अंदर हमने क्या एक एक ईटीएफ हमने लगा रखा है, टीसीएस, इन्फोसिस, आईटीसी, ये सारा लगा रखा है। इसका जो ईटीएफ के शोले हैं, ठीक है, ये जो ईटीएफ के शोले हैं यानी कि जो स्टॉक्स हैं, देखो फ्रेंड्स, स्टॉक्स में जो हम इन्वेस्टिंग करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, इसको हम पब्लिक में नहीं दिखा सकते, ठीक है। ये पब्लिकली हम स्टॉक्स का हम नहीं दिखा सकते पब्लिकली, इसमें क्या हमारी स्ट्रैटेजी बनेगी, ठीक है। एक तो हमारी स्ट्रैटेजी बनेगी लॉन्ग टर्म के लिए, और दूसरी स्ट्रैटेजी बनेगी हमारी रेगुलर इनकम के लिए। तो दोनों तरीके की जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी हम सिर्फ मेंबर्स के लिए हम लेके आएंगे, और मेंबर्स को ही हम दिखाएंगे कि हम हमने क्या कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है, कितना टोटल जो अपडेट होंगे, ठीक है। स्टॉक्स यानी ईटीएफ के जो शोले होते हैं, जो स्टॉक्स वाला है, वो सारा मेंबर्स के लिए रहेगा। तो अगर आप मेंबर्स होंगे तो ही आप उन वीडियोस को आप देख पाएंगे, समझ गए फ्रेंड्स। क्योंकि ये ओपनली जो स्टॉक्स होता है, देखो स्टॉक्स के अंदर एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रैटेजी काम करती है, नहीं तो फिर इसके अंदर ईटीएफ की तरह नहीं है कि हमने इसमें गलती की और उसके बाद हम गलती करके हम बैठ गए। इसके अंदर फ्रेंड्स हमें काफ़ी बदलाव करने पड़ते हैं, रीअलाइनमेंट करना पड़ता है पोर्टफोलियो के अंदर, तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं। इसके अंदर हमें ये देखना पड़ते हैं कि स्टॉक्स के अंदर की इसका फंडामेंटल हमें टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है। इसका हमें ये देखना पड़ता है कि इसमें इन्वेस्टिंग की एफआईज की इन्वेस्टिंग इसके अंदर कितना परसेंटेज इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, ठीक है। इसका इसकी बैलेंस शीट हमें चेक करनी पड़ती है। ये बहुत सारी चीज़ें हमें इसके अंदर चेक करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम इसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो स्टॉक से रिलेटेड जो भी टेक्निकल चीज़ें होंगी, हम इनको ईटीएफ के शोले कहते हैं, क्योंकि हमने इनको ईटीएफ से ही निकाला हुआ है। तो ये जो भी कुछ होंगी, ठीक है, वीडियोस, वो हम उनको मेंबर्स के लिए प्राइवेट रखेंगे, और मेंबर्स कभी भी अगर मेंबर्स हमारे होंगे तो वो मेंबर्स हमारी कभी भी इन वीडियोस को देख सकते हैं, हम इनको ओपन नहीं ला सकते, ठीक है फ्रेंड्स, ड्यू टू सम रेस्ट्रिक्शंस। से भी रेस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक्स होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। दूसरी बात है कि स्टॉक्स के अंदर पब्लिकली हम चीज़ों को नहीं दिखा सकते ड्यू टू सम गाइडलाइंस, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, देखिए ये कुछ हमने निफ्टी बीस के हमने ऑर्डर लगाए हुए थे, सिल्वर बीस के हमने ऑर्डर लगाए हुए थे, आपने देखा होगा, ये देखो गोल्ड बीस का हमने ऑर्डर लगाया हुआ था, 71 पे लगाया हुआ था। गोल्ड बीस का 74 पे चला गया, नीचे आया नहीं है, 70 पे भी हमने इसको 70 पे हमने लगा रखा था, 73 पॉइंट समथिंग पे चला गया। सिल्वर बीस हमने 85 पे लगा रखा था फ्रेंड्स, ठीक है। जब ये 88 के आसपास था, 89 के आसपास था, तब हमने लगाया था 85 पे कि ये एक फ्लक्चुएशन अगर 85 का आ गया, लेकिन ये ऊपर की तरफ उड़ गया। उसके बाद है हमारा, बाकी हमने कुछ लगा रखे थे जब मार्केट डाउन बेरिश मोड में थी, तो हमने कुछ लगा रखे थे, जैसे ये 30 पे लगा रखा था, ये तो ऊपर की तरफ आ गया, 15 पे लगा रखा था, ये 16 तक आ गया था, लेकिन फिर ये दोबारा से बाउंस बैक कर गया है। इसको हमने 110 पे लगा रखा था, ये 112 तक आ गया था, उसके बाद ये बाउंस बैक कर गया, ठीक है। ये बीएफएसआई 21 पॉइंट समथिंग पे भी आ गया था, लेकिन उसके बाद ये बाउंस बैक कर गया। फार्मा बीज तो 21 पॉइंट समथिंग पे चल ही रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये भी 21.70 पे चल रहा है, ठीक है, 20 पे हमने लगा रखा है। ये भी 20 पे लगा रखा है, 21 पॉइंट समथिंग पे चल रहा है। 45 फ्रेंड्स, ये 46 पॉइंट समथिंग पे आ गया था, 45 पे हमने लगा रखा है, ये बाउंस बैक कर गया, ठीक है। तो इसी तरीके से गोल्ड बीस का हमने 63 पे लगा रखा था, 63 पे लगा रखा था, 74 पे चल रहा है। इसकी तो जरूरत नहीं है, ये इतना नीचे नहीं आएगा, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इतना नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जीटीडी ऑर्डर जो लगाए हैं, इनका एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। मैंने कुछ वीडियोस पहले भी बनाए हुए हैं, ओल्ड वीडियोस आप देखेंगे कि जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स कि जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाया जाता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, देखो जीटीटी ऑर्डर एकदम से ऐसे नहीं लगाया जाता, पूरा एनालिसिस करने के लिए लगाया जाता है। जीटीटी ऑर्डर लगाने से पहले हम किन चीज़ों को, किस प्रोसेस को हमें करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, उन उस प्रोसेस को भी हमें देखना पड़ता है, चार्ट देखना पड़ता है,
ट्रेंड देखना पड़ता है। जीटीटी ऑर्डर ऐसे नहीं लगाया जाता, नहीं तो जीटीटी ऑर्डर लगाने में तो 5 मिनट में आप लगा दो कि कुछ भी लगा दो जीटीटी ऑर्डर लो, ठीक है, क्रिएट जीटीटी ऑर्डर, आपने कुछ भी लगा दिया। लेकिन जीटीटी ऑर्डर लगाना ये टेक्निकल चीज़ है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जीटीटी ऑर्डर का एक पूरा कंप्लीट एक वीडियो मैं बनाऊं, तो आप शेयर कीजिएगा फीडबैक, ठीक है फ्रेंड्स। जो स्टॉक्स होंगे ना, ईटीएफ के शोले होंगे, इसमें तो जीटीटी ऑर्डर काम करेगा, 100% काम करेगा। हम किस तरीके से जीटीटी ऑर्डर इसके अंदर लगाएंगे? तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने जो मॉडल बनाया ना, वो मॉडल एक तो क्या है कि ये हम ये समझ लो कि 30 ईयर्स, 30 स्टॉक्स फॉर 30 ईयर्स। अगर हम इनको 30 ईयर्स के लिए सोच रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये जो 30 स्टॉक्स है, इसका मतलब है कि ये कुछ स्पेशल स्टॉक्स हैं जो हमने निकाले हुए हैं, ईटीएफ से निकाल रखे हैं, टॉप 5 ईटीएफ, ठीक है। इनकी खास बात यह है कि कुछ ऐसे हैं जो मोनोपोली हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो जबरदस्त होल्डिंग रखते हैं अपने इंडेक्स के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए हमने इनको कहा है ईटीएफ के शोले। तो ठीक, जीटीडी ऑर्डर लगा रखा है। अब हम जो ईटीएफ के शोले हैं वो हम इस ये जो हमारा डीमेट अकाउंट है जीरोधा का, इसमें हम ईटीएफ के शोले करेंगे, और ईटीएफ के ऊपर और ईटीएफ के शोले के ऊपर। लेकिन हम ईटीएफ के शोले आपको उसका पूरा रिव्यू हम सिर्फ मेंबर्स को दिखा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आई रिपीटेड अगेन कि वो सिर्फ मेंबर्स को इसलिए दिखाते हैं क्योंकि स्टॉक्स आर वॉलेटाइल, दे आर रिस्की, उसमें बहुत एनालिसिस करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ईटीएफ के अंदर हमें कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लिटिल एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। बट इन स्टॉक्स ए लॉट ऑफ एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड टू मेक प्रॉफिट्स। लेकिन स्टॉक्स के अंदर इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है फ्रेंड्स कि आप यकीन नहीं कर सकते। देखो, ईटीएफ के अंदर थोड़ा थोड़ा करके होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके होता है, बूंद बूंद होता है। लेकिन स्टॉक्स के अंदर आप यकीन नहीं कर सकते कि कितना ज़बरदस्त हो सकता है, ठीक है। एक एक दिन के अंदर कम से कम 5-5% भी स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा सकते हैं। 5-5%, 3-3%। अगर आपको मैं दिखाऊं तो एच ये देखिए, एच है, एक दिन के अंदर ही 4% बढ़ गया। ये देख रहे हो, 4% बढ़ा है एक दिन के अंदर। M&M है, 3.19% बढ़ा एक ही दिन के अंदर। टाटा मोटर्स 2.69%, भारत फोर्ज 2.19%, LT 3.03%, आईसीआईसीआई बैंक 3.22%। एक दिन के अंदर अगर 3% बढ़ रहा है, तो अगर एक महीने के अंदर 12% भी बढ़ गया, तो फ्रेंड्स ये तो पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने तो। मैं कहता हूँ कि एक महीने के अंदर 5% भी अगर बढ़ जाए ना, 5% जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो आप ये समझ लो कि आप बल्ले बल्ले हो गए। तो मैं ये जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कितनी वॉलेटिलिटी है। और 5% नीचे गिर भी जाते हैं, 10% भी गिर जाते हैं, 20% भी गिर जाते हैं, 30% भी गिर जाते हैं। लेकिन कहाँ पर उसको लेना है, क्या इंडिकेशंस इंडिकेटर का यूज़ करना है, कैसे लेना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो स्टॉक से रिलेटेड जो ईटीएफ के शोले हैं, उनकी जो वीडियोज़ हैं वो सिर्फ हम प्राइवेट रखेंगे मेंबर्स के लिए, ठीक है, ताकि मेंबर्स उसको एक्सेस करके और उसके बाद उन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करें, और उसके बाद एक अच्छा खासा बड़ा फंड तैयार करें अपने लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा जिस स्ट्रैटेजी पे हम काम कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने स्ट्रैटेजी सेम वही यूज़ होगी, लेकिन फंड कौन सा यूज़ होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि करंट मंथ, करंट ईयर, ये करंट ईयर है। हमने 10,994 रुपये सेव किया, 10,000 रुपये हमने इसमें ब्रोकरेज में सेव किया, ठीक है। ये देखिए, 894 रुपये हमने ऑपरेटिंग चार्जेस में सेव किया, तो टोटल हमने 10,994 रुपये सेव किया ब्रोकरेज का। नहीं तो ये 32,000 के आसपास होता, अभी ये 42,000 के आसपास है। तो ये हमारा प्रॉफिट है, समझ रहे हो फ्रेंड्स। ये हमारा P&L दिखाई दे रहा है आपको, ये प्रॉफिट है हमारा। इस प्रॉफिट को हम इस प्रॉफिट को हम ईटीएफ के शोले में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ पार्ट, ठीक है। मान लीजिए 50% हम ईटीएफ के शोले में कर सकते हैं, और 50% हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, फॉर 30 ईयर्स, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। अगर मान लीजिए कि मैंने 20,000 रुपये नेक्स्ट जनरेशन के लिए अगर सेव कर दिया, तो 30 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी? देखिए, मैं एक आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। सपोज मैं आपका एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मैं किसी एक ऐसे बंदे का एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि उसके दो बच्चे हैं, ठीक है, एक लड़की है एक लड़का है, ठीक है। तो वो जो पर्सन है, वो पर्सन है, उनके उसके पास 40,000 रुपये है, ठीक है, 40,000 रुपीज उसके पास है। उसने क्या किया कि जो लड़का है, लड़के के लिए भी सेविंग किया,
और लड़की के लिए भी सेविंग किया, यानी अपनी डॉटर के लिए भी सेविंग किया। उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया कि इस चीज़ को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसने लड़के का एक गुल्लक जो होता है, पिगी बैंक होता है, पिगी बैंक के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसे डालते गए तो 20,000 रुपये हो गए उसके पिगी बैंक के अंदर, ठीक है। पिगी बैंक के अंदर 20,000 रुपये डाल दिए, और डॉटर के नाम पे उसने 20,000 रुपये स्टॉक्स में डाल दिए, अच्छे स्टॉक्स के अंदर डाल दिए, ठीक है, इक्विटी के अंदर डाल दिया, स्टॉक्स में, ईटीएफ सब में डाल दिया। अब दोनों में से 40 साल बाद किसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, बताइए फ्रेंड्स। किसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, लड़के के नाम पे ज्यादा फंड्स ग्रो करेगा या लड़की के नाम से करेगा? यदि आप स्मार्ट हैं, समझदार हैं, आप अगर कैलकुलेटिव है, कॉमन सेंस है, तो आप जरूर बताएंगे कि इन दोनों में से किसका फंड इंक्रीज करेगा। जो आप सोच रहे हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल वही चीज सही है। देखो आप क्या सोच रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखो स्टॉक मार्केट के अंदर आप काम करते हैं तो आपको पता है कि अगर एक गुल्लक के अंदर 20,000 रुपये मैं डाल दूं और 30 साल बाद अगर मैं उस गुल्लक को तोड़ूं, तो शायद वो 20,000 रुपये ही उसमें से निकलेंगे, और मार्केट में शायद उसकी वैल्यू मुझे लगता है कि 2,000 की भी नहीं होगी 30 साल बाद। समझ रहे हो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि उस पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी जिसको हमने सेव किया था, किसके अंदर, गुल्लक के अंदर हमने सेव किया था, और 30 साल बाद हमने उस गुल्लक को फोड़ा, और उसके बाद जब हमने 20,000 के नोट निकाले तो हमने देखा कि माहौल तो बिल्कुल चेंज हो रखा है। महंगाई चरम सीमा पे है, महंगाई मतलब महंगाई तो खैर आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन जो प्रोडक्ट के जो रेट्स हैं, मतलब मार्केट के अंदर जो आज 20-20 हज़ार रुपए की चीज आ रही है, जो आज सॉरी 2,000 की जो चीज आ रही है, 30 साल बाद वो 20,000 की आएगी। तो इसका मतलब है कि जो आज 2,000 की चीज जो आप खरीद रहे होंगे ना, वो 20,000 की हो सकता है कि 20,000 रुपए की भविष्य में आए। तो जब 30 साल बाद गुल्लक फोड़ी जाएगी तो इसका मतलब है कि उस पैसे की वैल्यू क्या रहेगी, ये आप समझ सकते हैं। केस वन हो गया। केस टू, 30 साल बाद जब हमने देखा कि उसने अपनी डॉटर के नाम पे 20,000 रुपये सेव किया था, और 30 साल बाद उसकी फंड वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, फ्यूचर वैल्यू। देखिए फ्रेंड्स कैसे, आप इसके अंदर एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन आप कर सकते हो फ्यूचर वैल्यू। सपोज मैं इसके अंदर जाता हूँ एक्सेल के अंदर, और मैं यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू, ये एनालिसिस हम कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, अगर मान लीजिए कि 20,000 रुपये उन्होंने सेव किया, कितना सेव किया, 20,000 रुपये। सपोज मैं इसको मान लेता हूँ कि उसने कोई भी XYZ लिया है यहाँ पर, ठीक है, XYZ, ठीक है, XYZ कुछ भी लिया है, 20,000 रुपये उसने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, और 15% के हिसाब से, इसका हो गया 30 साल के हिसाब से, F2 ओके, B2 ओके, एंड E2 ओके। तो 30 साल बाद जो उसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 28,67,412, यानी कि 30 लाख के आसपास जो 20,000 रुपये सेव किए थे, उसकी लगभग जो वैल्यू होगी 30 साल बाद, 35 साल बाद, देखो जरूरी नहीं है कि 30-35 भी हो सकता है, 5 साल फ्लक्चुएट होते हैं, 30, 32, 33, 34, 35 ऐसे हो सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 साल के बीच में उसकी जो 20,000 की वैल्यू होगी वो होगी 28 से 30 लाख रुपए। तो अब ये बताइए कि जो केस वन है, ठीक है, केस वन में आपको ज्यादा फायदा नजर आया या केस टू के अंदर आपको ज्यादा फायदा नजर आया, बताइए, बताइए फ्रेंड्स। केस टू में आपको ज्यादा फायदा नजर आया, बिल्कुल। तो हम ऐसा सोचते क्यों नहीं है, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एम्पावर क्यों नहीं करना चाहते हैं? हम कुछ पैसा, स्मॉल स्मॉल अमाउंट, हम देखो बहुत चीजों में हम पैसा बर्बाद कर देते हैं, लेकिन हम भविष्य के लिए उसको सेव नहीं करते हैं कहीं पर भी। तो यदि हम भविष्य में इन्वेस्ट करें, सेविंग की जगह पे इन्वेस्ट करें पैसे को, तो वो पैसा कंपाउंडिंग होता है। तो ये जो पैसा है ना, ये कंपाउंडिंग हुआ है, ठीक है, ये कंपाउंडिंग हुआ है। तो जब पैसा कंपाउंडिंग होता है तो आपको पता है कि इन्वेस्टेड कितना है, कितने साल के लिए है, कितनी वैल्यू हो जाती है इसकी। तो ये कैलकुलेशन आप भी, आपको भी पता है, सबको पता है कि भविष्य में आज हम जो इन्वेस्ट करेंगे भविष्य में हमें इसका फल मिलेगा, अच्छा खासा मिल सकता है, अगर हम सही जगह पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए पोर्टफोलियो बनाए जाते हैं।
इसीलिए पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाता है। पोर्टफोलियो को मैनेज क्यों किया जाता है? पोर्टफोलियो को मैनेज इसीलिए किया जाता है कि उतार चढ़ाव मार्केट के जब आते हैं तो उसमें उसको पूरा मैनेज किया जाता है। ठीक है। तो अब क्या है कि क्वेश्चन ये है कि जो 42,000 रुपये है इसका अगर 20,000 रुपीज अगर मान लीजिए हम नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए अगर सेव कर दें, ठीक है, नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए अगर सेव कर दें, तो हमारी जो कैपिटल है 30 साल बाद कितनी हो जाएगी कैपिटल? देखिए, अगर आपकी एज 40 साल है तो ठीक है, रिटायरमेंट के लिए आप तैयार कर रहे हैं। अगर आपकी एज 30 साल है तो बहुत बढ़िया है रिटायरमेंट के लिए। और अगर आपकी एज 50 साल है तो मैं कहता हूँ कि अगर आपकी एज 50 साल है तो आप इसमें से 20, नॉट 50%, इसमें से आप 20%, 25%, यानी कि आप 10,000 रुपया नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेव कर दीजिए कि आपके जाने के बाद जो इन्वेस्टिंग होगी वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए होगी, और आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो आपको याद करेगी। समझ रहे हो फ्रेंड्स? इवन एक रिक्शे वाला भी है ना, वो अगर नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से अगर सोचे ना, तो उसकी अगली जनरेशन अमीर बन जाएगी। समझ रहे हो फ्रेंड्स? अमीर बनना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, एक रिक्शे वाला वो रिक्शा ही चलाता रहता है। ठीक है, वो सिर्फ आज के बारे में सोचता रहता है, आज के बारे में। यदि वो 30 साल बाद के बारे में अगर सोचे ना, तो उसकी अगली जनरेशन जो है ना, रिच रिच होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें सोसाइटी के अंदर इसी तरीके से हमें सोचना चाहिए। हम अपनी इनकम का कुछ नहीं है, सिर्फ 5%, मैं कहता हूँ सिर्फ 5% इनकम का वो हम अगले जनरेशन के लिए हमें छोड़ना चाहिए। इन्वेस्टिंग करना चाहिए। इन्वेस्ट करो और भूल जाओ, इन्वेस्ट करो और भूल जाओ। ठीक है, जैसे सपोज इसके अंदर है, अब सपोज मेरी एज है अगर 40 साल, 45 साल है, तो मैं नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए इसको सेव कर सकता हूँ। 50% भी मैं कर सकता हूँ। अगर मेरी एज मान लीजिए 55 साल है, तो फिर मैं इसमें से 5,000 रुपये या 10,000 रुपये, इतने प्रॉफिट में से 5,000 रुपये मैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेव कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी मैं री इन्वेस्ट कर सकता हूँ, री इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। इससे री इन्वेस्टमेंट के बाद जो भी प्रॉफिट होगा फिर उसमें से 5 या 10% का आगे भविष्य के लिए कर सकता हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप कितना प्रॉफिट ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 42 लिया, तो मैंने कहा 50%। अब अगर मैं दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर जाता हूँ और इसके अंदर मैं चेक करता हूँ, तो मुझे कितना करना चाहिए फ्रेंड्स? अब आप बताना इसके अंदर। ये है मार्च, 1 मार्च से अभी तक का। देखिए फ्रेंड्स, अब आप देख रहे होंगे 1,02,000 प्रॉफिट है, ये रियलाइज्ड प्रॉफिट है ये। ठीक है, इसको आप छोड़ दो, ये तो अनरियलाइज्ड है, ये तो ऊपर आ जाएगा अभी। ये रियलाइज्ड है, ये हम बुक कर चुके हैं इसका, ये हम बुक कर चुके हैं, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने 1,02,000 रुपये बनाया है, तो मैं कहता हूँ कि 1,02,000 का 50%, 50% हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर सकते हैं। इसमें से 50,000 और 20,000, मतलब 70,000 रुपये अगर हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए करते हैं। ठीक है, 70,000, तो अगर मैं इसमें 70,000 कर दूं, 70,000, तो फ्रेंड्स कितना हो गया देखिए, 1 करोड़ दिखा रहा है फ्रेंड्स। अगर मैं ये कहता हूँ कि 1 करोड़ का 50% भी अगर कम कर दिया जाए, 50 लाख। ठीक है, 50 लाख, तो इसका मतलब आज मैंने अगर 1 लाख रुपए अगर लगा दिए स्टॉक्स के अंदर, ठीक है, बहुत ही अच्छे स्टॉक्स के अंदर अगर मैंने लगा दिए 1 लाख 30 साल के लिए, अगली जनरेशन के लिए, तो समझ लो कि 1 करोड़ हो जाएगा फ्रेंड्स। 1 लाख का 1 करोड़ हो जाएगा 30-35 साल। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी होगा तो 70 लाख के आसपास हो जाएगा। तो ये मैंने 1 लाख का लिया है। अगर मैं ऐसे ही 10 लाख लगा दूं तो इसका मतलब 7 करोड़ हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट कमा कमा के, मार्केट से प्रॉफिट कमा के, जैसे हमने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया ना, इसके अंदर प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, इसके अंदर हमने प्रॉफिट कमाया है, इसके अंदर प्रॉफिट किया है, तो मैं उसका भी 50% लगा रहा हूँ कि आपने अगली जनरेशन के लिए 50% वहाँ डाल दिया, 50% आपने ईटीएफ के शोले जो होंगे उसके अंदर डाल दिया, मतलब 70,000 रुपये आपने वहाँ डाल दिया, 70,000 रुपये आपने ईटीएफ के शोलों में डाल दिया। ठीक है, तो ये था प्रॉफिट का पैसा। अब उसके बाद जो हमारा पोर्टफोलियो चल रहा है ईटीएफ का, वो तो चल ही रहा है। उसमें से जो जो प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा क्या होगा, या तो ईटीएफ री इन्वेस्टिंग में जाएगा, ईटीएफ के शोले में जाएगा, और नेक्स्ट जनरेशन के लिए जाएगा। बस ये सिंपल तरीके से अपने आप को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जगह बस सिंपल बनाओ कि ईटीएफ ट्रेडिंग से पैसा कमाओ, उस पैसे का 50% आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए दे दो, ग्रांट कर दो, और भूल जाओ। 50% जो प्रॉफिट होगा उसको ईटीएफ के शोले में डाल दो। ठीक है, ईटीएफ के शोलों में डाल दो, यानी कि स्टॉक्स के अंदर आप डाल दीजिए। अब वहां स्टॉक्स के अंदर भी ट्रेडिंग चलेगी, स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग चलेगी, उसके बाद आपके ईटीएफ के अंदर ट्रेडिंग चलेगी, और दूसरे डिमेट अकाउंट के अंदर भी ट्रेडिंग चलेगी। मतलब आपके 3 मॉडल हो गए ईटीएफ के। ईटीएफ का एक डिमेट अकाउंट के अंदर मॉडल, सेम मॉडल दूसरे डिमेट अकाउंट के अंदर, और एक डिमेट अकाउंट के अंदर आपके ईटीएफ के शोले, स्विंग ट्रेडिंग।
ठीक है। और एक डीमेट अकाउंट है जो फॉर लाइफ टाइम है, जिसको ये समझ लो कि अगर हमने उसके अंदर डाल दिया तो 30 साल बाद देखेंगे, यानी लॉन्ग टर्म के लिए हो गया वो, नेक्स्ट जनरेशन के लिए हो गया। ठीक है। तो हमें चीज़ों को बहुत सिंपल करना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो आशा करता हूँ कि मॉडल आपकी समझ में आ गया होगा, और आशा करता हूँ कि ये जो मार्केट है बहुत तेज़ी से जल्दी आगे बढ़ेगी। ठीक है, हम लोगों का कवर होगा। बहुत टाइम से हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर नहीं पाए। हमने पिछले जो प्रॉफिट बनाए थे 1 लाख और 40 हज़ार, मतलब 1,40,000 के आसपास ही बना था लास्ट 1 साल के अंदर। इस साल कोशिश है हमारी कि कम से कम 2 लाख के आसपास का प्रॉफिट बन जाए। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च 2025 में हम ये चाह रहे हैं कि लगभग हमारा जो प्रॉफिट है वो कम से कम 2 लाख के आसपास हो जाए, और उसको हम दोबारा से सेम अपने जो इन्वेस्टिंग मॉडल्स हैं उसमें हम अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, ईटीएफ बिजनेस स्कूल आपको एक कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन का बताता है और धीरे धीरे करके आपको चलना सिखाता है। आप ईटीएफ के रिगार्डिंग जो भी आप नॉलेज लेना चाहते हैं, आप वीडियोज़ देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि ईटीएफ क्या चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।